कमर जमील की तसनीफ जदीद अदब की सरहदें जिल्द अव्वल मज़मून नंबर 14 जिसका उन्वान है दूसरा दरीचा शनाख्त का मसला। हर शायर का कलाम, हर मुसव्विर का आर्ट अपनी शनाख्त अलग रखता है। मीर, गालिब, इकबाल और नून मीन राशिद का कलाम अपनी अपनी जगह मुनफरिद है। इस ज़माने में जब शायरों के मजमूए अपनी शनाख्त खो रहे हों, सच्चे आर्ट का ज़हूर मुश्किल है। आज अदब पढ़ने वालों और अदीबों की निगाहें खुद अपने ही आदतों की इस दर्जा असीर हैं जिसका थोड़ा सा अंदाज़ा आपको मिस्टर ज़रनिगार के इस वाक़े से हो सकता है। कराची में एक कोठी थी जो चील वाली कोठी कहलाती थी और शायद अब भी चील वाली कोठी कहलाती है। मिस्टर ज़रनिगार ने पहले तो इस परिंदे को गौर से देखा जो इस कोठी पर बना हुआ है। अभी वो इस परिंदे को गौर से देख ही रहे थे, एक चील आकर इस परिंदे पर बैठ गई। मौसूफ शोर मचाने लगे, अरे वो देखो, इस चील पर एक और चील आकर बैठ गई है। बड़ी हैरत हुई कि मिस्टर ज़रनिगार जो एक शायर हैं, अवाम की तरह इस बिल्डिंग पर बने हुए शाहीन को चील समझ रहे हैं। कम से कम शायर को शाहीन और चील का फ़र्क समझना चाहिए। एक और वाक़या सुन लीजिए। क़याम पाकिस्तान से पहले मैं इलाहाबाद में ज़ेर तालीम था। हमारे आबाई गांव का नाम सिकंदरपुर था। ये एक बस्ती थी जो सिकंदर लोदी ने घाघरा नदी के करीब आबाद की थी। पहले ये खबर आई कि बरना नदी में सैलाब आ गया है, फिर ये इत्तला कि घाघरा नदी में भी सैलाब आ गया है। मैं घबराया और फ़ौरन रेल के ज़रिए अपने आबाई वतन की तरफ चल पड़ा और वहाँ पहुँच गया, जहाँ से स्टीमर मुझे इस घाट तक ले जा सकता था जहाँ से मेरा गांव कुछ फासले पर था। एहतियातन मैंने अपने मुलाजमीन को घर वालों के ज़रिए कहलवाया था कि वो मुझे लेने के लिए घाट तक आ जाएं। बचपन में जब मैं इस कस्बे में आता था तो रात में जानवरों की आवाज़ें सुनता था। ख़ास तौर पर जाड़े में इन जानवरों की आवाज़ों का शोर और बढ़ जाता था। मेरी वालदा ये बताती थी कि ये आवाज़ें सैयारों की हैं। वो कहती थीं कि ये सैयार सर्दी से ठुठर रहे हैं और हमसे कपड़े मांग रहे हैं। सुबह का वक्त था जब मैं घाट से उतरा और अपने मुलाजमीन के साथ अपने कस्बे की तरफ चलने लगा तो मुझे ज़मीन बहुत गीली लगी और देखा कहीं कहीं घास भी इस पर उग आई है। मुझे एक जानवर भी दूसरे जानवर के पीछे भागता हुआ नजर आया। मैं समझा कि हो ना हो ये वही सैयार हैं जो रात भर जाड़े में ठिठरते रहते हैं। मैंने कहा, क्यों मुंशी जी, ये सैयार है ना? मुंशी जी बोले, बाबू, इसका गम नहीं है कि आप सैयार नहीं पहचानते, गम इसका है कि आप कुत्तों को भी नहीं पहचानते। अब मैं अपने एक हम असर नासिर बगदादी की एक कहानी पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ जिसका नाम है बेशनाख्त। ये लफ्ज़ खासी ईमानियत रखता है। इससे मुराद वो इंसान है जो इस सनती माशरे में अपनी शनाख्त खो चुका है और बेशनाख्त हिजरत ज़दा लोगों की शनाख्त भी है। कराची इन्हीं बेशनाख्त लोगों का शहर है, यानी हिजरत ज़दा लोगों का शहर। लेकिन कहानीकार का एक दोस्त रोशनी नहीं अंधेरे देखता है और रोशनियों के शहर को छोड़कर किसी दूर उफ्तादा मुल्क में चला जाता है। दूर उफ्तादा मुल्क से उसका दोस्त उससे लिखता है, यहाँ मैं तलाश के बावजूद सुकून का एक लम्हा हासिल नहीं कर सका। दूसरी अज़ियतनाक बात यह है कि अनजाने लोगों की भीड़ में अपनी पहचान से भी हाथ धो बैठा हूँ। बेशनाख्त होना माशरती मौत ही नहीं, ज़ाती और माबादु तबियाती मौत भी है। नासिर बगदादी से मेरी मुलाकात तो है ही, मुमकिन है इस मजमूए बेशनाख्त से आपकी मुलाकात भी इससे हो जाए और आप इस इल्तिबास में रहें कि फ़नकार का मतलब है हकीकत का दोस्त। लेकिन अपनी कहानी अबद का तना सफ़र में वो ज़िंदगी से नर्द आज़मा नहीं है। इसके किरदार की आँख अपनी खबर में खुलती है। इस कहानी में शायद वो ये कहना चाहता है कि जिंदा रहने की सज़ा मौत है। वक्त का इमेज तख्लीक करना किसी एक फनकार का काम नहीं, ये एक नस्ल, एक मज़हब, एक कल्चर का काम है। नासिर बगदादी ने वक्त के इस आर्चीटाइप की नुमाइंदगी की है जो इसके इज्तिमाई कल्चर की नुमाइंदगी करता है। इस कहानी से ये लगता है कि हम इस ज़मानी खेल से आगे कहीं और रहते हैं और ये कि हमारी रूह इनफरादी ही नहीं इज्तिमाई भी है। कहानीकार अपने किरदार को किसी और तरफ ले जाना चाहता है। जदीद इंसान का अलमिया भी यही है कि इसका सफ़र आगे की तरफ है।
وہ آگے کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ اس زمانے میں جب اس کے ہم اثر علامتوں کی بھول بھلیوں میں کھوئے ہوئے تھے، ناصر بغدادی نے اس حقیقی دنیا کے مسائل کو فراموش نہیں کیا۔ مثلاً چھمو اپنی بہو کے غم میں چمکی کے گلے لپٹ کر رو رہی ہے۔ بہو کی تعزیت کرنے کے لیے اتنی عورتیں جانے کہاں سے آتی جا رہی ہیں۔ چھمو ان میں سے ہر ایک کے ساتھ مل کر رونے پر مجبور ہے۔ گھر میں چگو اور چھمیاں بھی ہیں، مگر وہ کہیں اور ہیں۔ چھمو چلا کر کہتی ہے، ارے میں کہتی ہوں کیا تمہارے دیدوں کا پانی مر گیا ہے؟ تم دونوں آرام سے ہو اور میں جو پرسیک کے لیے آتا ہے اس کے ساتھ روتی ہوں۔ میں بڑھیا کب تک روتی رہوں گی؟ رونے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے وہ سانس لینے رکی، پھر بولی، اب اگر تم دونوں نے میرا ساتھ نہیں دیا تو میں بھی نہیں روں گی۔ کیا تم دونوں مجھ بڑھیا کو رلا رلا کر مار ڈالو گی؟ یہ ندرت صرف استعجاب پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ناصر بغدادی نے ایک طوائف کی معصوم موت اور اس کے پڑوسیوں کی ذہنی غلاظتوں کو بڑے سلیقے سے دکھایا ہے۔ ایک ماں جو عورتوں کے حقوق کی انجمن سے تعلق رکھتی ہے، اپنی بیٹی کو اپنے محبوب سے ملنے نہیں دیتی، لیکن آخر کار لڑکی کا محبوب جو اس کے دخل در معقولات سے تنگ آ چکا ہے، حسینہ کی ماں سے کہہ دیتا ہے کہ وہ حسینہ سے پیار کرتا ہے۔ شبو پنواڑی کے دوست کی بہن کی منگنی ٹوٹ جاتی ہے تو وہ اس غم میں پاگل ہو جاتی ہے۔ شبو سوچتا ہے کہ یہ مسئلہ اس کا بھی ہے۔ کہانی بیان کرنے والا بھی سوچتا ہے کہ آخر اس کی بھی تو ایک بہن ہے، سغرا۔ لیکن ناصر اس حقیقی دنیا میں گرفتار نہیں رہنا چاہتا۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ فنکار حقیقت کو برداشت نہیں کرتا، یعنی ناصر بغدادی اس حقیقت کو ایک بہتر حقیقت میں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ یہ اسی کا نہیں، ہر آنکھ رکھنے والے کا آدرش ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔